प्रिय भाइयों एवं बहनों का दर्श इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द पोएम द वॉइस ऑफ रेन रिटन बाय वाल्ट व्हाइटमैन। दिस इज द पोएम ऑफ क्लास 11th यूपी बोर्ड। आज हम कक्षा 11वीं यूपी बोर्ड की कविता द वॉइस ऑफ रेन का अध्ययन करेंगे। सो कम टू द पॉइंट अबाउट द पोएट के बारे में सबसे पहले जान लेना चाहिए। वाल्टर व्हिटमैन May 31, 1819 टू March 26, 1892 जो वाल्टर व्हिटमैन कवि हैं, इनका जन्म 31 मई 1819 को हुआ और इनका निधन 26 मार्च 1892 में हुआ। वाज एन अमेरिकन पोएट, ये एक अमेरिकन पोएट हैं, कवि हैं, एसेइस्ट एंड जर्नलिस्ट, और साथ ही साथ निबंधकार और पत्रकार भी हैं। व्हिटमैन इज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएट्स इन अमेरिकन कैनन, ये अमेरिका के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवियों में से एक कवि हैं। ऑफन कॉल्ड, अक्सर इनको फादर ऑफ फ्री वर्स का जनक के रूप में जाना जाता है। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, फ्री वर्स इज अ टाइप ऑफ पोएम देयर इज नो राइमिंग स्कीम। फ्री वर्स एक ऐसी कविता का प्रकार है जिसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं होते। बॉर्न इन हंटिंगटन, इनका जन्म हंटिंगटन में हुआ। ऑन लॉन्ग आइलैंड, ये लॉन्ग आइलैंड के पास में है। एज अ चाइल्ड, एक चाइल्ड के रूप में। एंड थ्रू मच ऑफ हिज कैरियर ही रिसाइडेड, और अपने जीवन का जो ज़्यादातर हिस्सा है इन्होंने ब्रुकलिन में गुजारा। एट एज 11 वर्ष की उम्र में ही लेफ्ट फॉर्मल स्कूलिंग, इन्होंने फॉर्मल स्कूलिंग छोड़ दिया। टू गो टू वर्क, और ये काम करने लगे। लेटर, बाद में व्हिटमैन वर्कड एज अ जर्नलिस्ट, ये जर्नलिस्ट के रूप में काम किए, और टीचर, अध्यापक के रूप में काम किया इन्होंने। एंड अ गवर्नमेंट क्लर्क, और एक सरकारी क्लर्क के रूप में, लिपिक के रूप में भी इन्होंने काम किया। व्हिटमैन्स मेजर पोएट्री कलेक्शन, व्हिटमैन का जो मेजर पोएट्री कलेक्शन है, जो उनकी बड़ी जो कविताओं का संग्रह है, लिव्स ऑफ ग्रास, ये इनका एक एपिक है, एक महाकाव्य है। वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1855, जो कि प्रथम बार 1855 में प्रकाशित हुई। विद हिज ऑन मनी, और इस पोएट्री के कलेक्शन को इन्होंने अपने ही पैसे से पब्लिश कराया। एंड बिकम वेल नोन, और ये प्रसिद्ध हुए। ऑन द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन के मृत्यु पर, होम व्हिटमैन ग्रेटली एडमायर्ड, जिस पे जो व्हिटमैन हैं ये उन्हें बहुत ज़्यादा एडमायर्ड करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। ही रोट हिज वेल नोन पोएम्स, उन्होंने उनकी मृत्यु पे एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता लिखी जिसे हम ओ कैप्टन माई कैप्टन के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इस पोएम का। अबाउट द पोएम द वॉइस ऑफ रेन, ये जो कविता, जो कि वॉइस ऑफ रेन के नाम से आपके बुक में प्रेस्क्राइब्ड की गई है, ये लिव्स ऑफ ग्रास से ही ली गई है, जो कि बुक 34 का एक हिस्सा है। इज रिटेन, बुक नंबर 34, इस बुक से ही ये कविता ली गई है। द वॉइस ऑफ रेन इज रिटन बाय वाल्ट व्हिटमैन, ये वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखी गई है। इट इज़ अ कन्वर्सेशन, ये एक तरह का कन्वर्सेशन है, एक तरह का वार्तालाप है, बिटवीन द पोएट एंड द रेन, कवि और वर्षा के मध्य। द रेन एक्सप्लेन्स इट्स एटर्नल जर्नी इन इट्स बर्थ प्लेस विच इज़ अर्थ टू द पोएट, ये जो वर्षा है ये एक्सप्लेन करता है अपने एटर्नल जर्नी को, अपने नेवर एंडिंग जर्नी को, अपने कभी न खत्म होने वाले यात्रा को, इन इट्स बर्थ प्लेस, अपने जन्म स्थान से, विच इज़ अर्थ टू द पोएट, जो कि अर्थ से होता हुआ कवि तक पहुंचता है। नाउ कम टू द पॉइंट, अब हम इस पोएम के एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन, जैसा कि आप अपने किताब के पहले स्टेंजा को देख सकते हैं। एंड हु आर्ट दाउ
said I to the soft falling shower, which, strange to tell, gave me an answer as here translated. And who art thou? जो कवि है इस कविता में उस सॉफ्ट फॉलिंग शावर से, जो बहुत ही नरम, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मृदुल गिरती हुई शोवर, शोवर का मतलब होता है बौछार बारिश की, उससे पूछता है हु आर्ट दाउ। हियर दाउ रेफर्स टू यू, यहाँ दाउ का मतलब यू है। वो पूछता है उस नरम गिरने वाली वर्षा से हु आर यू, कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, ऐसा प्रश्न पूछता है। Which, strange to tell, gave me an answer, उसने एक जवाब दिया, उस वर्षा ने जवाब दिया जिसे बताना स्ट्रेंज है। स्ट्रेंज मतलब अद्भुत है, विचित्र है, आपसे बताना। एज हियर ट्रांसलेटेड, जैसा कि यहाँ पे ट्रांसलेट किया गया है, जैसा कि यहाँ पे भावार्थ के रूप में बताया गया है। तो आपको इन दो लाइनों में ही ये ज्ञात हो चुका है कि इस पूरी कविता में, इस पूरी पोयम में हम एक कन्वर्सेशन की बात करेंगे, जो कि एक पोएट और एक रेन के बीच की है। कवि और वर्षा के बीच जो वार्तालाप हुई, उसी वार्तालाप को एक पोयम के रूप में यहाँ पर दिया गया है। सो नाउ स्टार्ट करते हैं। वर्षा जवाब देती है, आई एम द पोयम ऑफ अर्थ, आई एम द पोयम ऑफ अर्थ, मैं पृथ्वी की कविता हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, जो वर्षा की आवाज़ है वो जवाब देती है कि मैं इस धरती की कविता हूँ। एटर्नल आई राइज इम्पाल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। एटर्नल हमने अभी आपको बताया इससे पहले, नेवर एंडिंग प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड एटर्नल। एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया जो कभी खत्म ना हो, उसे एटर्नल कहा जाता है। इम्पॉल्पेबल हियर रिफर्स टू विच कांट बी डिस्क्राइब्ड, ऐसी चीज जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बॉटमलेस का मतलब यहाँ पे अथाह है, एक ऐसी गहराई जिसका अंदाजा न लगाया जा सके। हियर बॉटमलेस, इस लाइन में लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है, जो कि आप हाइपरबोल के रूप में जानते हैं। फिगर ऑफ स्पीच, यहाँ पे हाइपरबोल का इस्तेमाल किया गया है। सो नाउ कम टू द पॉइंट। इस लाइन में पर्टिकुलर, इस स्टेंजा में जो रेन की वॉइस है, जो वर्षा की जो आवाज़ है, वो जवाब देती है कवि को, आई एम द पोयम ऑफ अर्थ, मैं पृथ्वी की कविता हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, उस वर्षा की आवाज़ ने कहा। एटर्नल आई राइज, मैं लगातार राइज करती हूँ, लगातार उत्पन्न होती हूँ, लगातार उठती हूँ। इम्पॉल्पेबल आउट ऑफ द लैंड, लैंड का मतलब यहाँ पृथ्वी है, एंड द बॉटमलेस सी, यानी समुद्र से। वर्षा ये बताती है कि मैं समुद्र और उस अथाह, मैं अथाह समुद्र और पृथ्वी से लगातार उत्पन्न होती रहती हूँ। और ये जवाब देती है, इन द एबव लाइन्स द पोएट आस्क द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, जैसा कि आपने अभी पहले की दो लाइनों में देखा। इस ऊपर की स्टेंजा में जो कवि है वो नरम गिरती हुई वर्षा से पूछता है, हु आर यू, तुम कौन हो। विच द रेन रिप्लाइड इन अ स्ट्रेंज टू स्टेट मैनर, जिसे वर्षा की बूंद ने एक अजीब ढंग से, एक विचित्र तरीके से, एक अलग ही मैनर, एक अलग ही अंदाज में जवाब देती है। द रेन सेड दैट, वो जो वर्षा है वो जवाब देती है, वो कहती है, इट वॉज द पोयम ऑफ द अर्थ, कि वह पृथ्वी की कविता है। एंड इट रोज कंटिन्यूसली, और ये लगातार उत्पन्न होती है, लगातार उठती है। फ्रॉम द लैंड एंड बॉटमलेस ओशन, ये लैंड से और बॉटमलेस सी, हियर रिफर्स टू समुद्र या ओशियन, ये लगातार पृथ्वी और उस अथाह समुद्र से उत्पन्न होती है। इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, वेपर्स के रूप में, वाष्प के रूप में। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, जो वर्षा है उस वर्षा को होने से पहले एक प्रोसेस है। पहले
वाटर वेपर्स में चेंज होगा, देन क्लाउड में चेंज होगा, उसके बाद संघनित होकर के वर्षा के रूप में आप तक दोबारा पहुंचता है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो नेवर एंडिंग है, जो कभी समाप्त न होने वाला प्रोसेस है। तो आज आपको ये पहली स्टेंजा समझ में आ गई होगी। कविता में जो कवि है, वंस अगेन आपको मैं रिपीट करना चाहूँगा, कविता में जो कवि है वो नरम गिरने वाली बौछार से पूछता है, सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर से पूछता है, हु आर यू, तुम कौन हो। जिस पर वो जवाब देती है, क्या जवाब देती है, जो कि बड़े ही अजीब ढंग से जवाब देती है। उसका वर्णन यहाँ पे भावार्थ के रूप में की गई है, जो कि आप जिसे कविता के रूप में पढ़ने जा रहे हैं। उस बारिश ने कहा, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं पृथ्वी की, मैं इस धरती का कविता हूँ। Said the voice of rain, eternal I rise, impalpable, out of the land and the bottomless sea। और जो ये बारिश है, उसने ये बताया कि वह जमीन और अथाह समुद्र से आकाश में जलवाष्प के रूप में उठती है। नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। स्टेंजा नंबर 2, अपवार्ड टू हेवन whence wisely formed all together, changed and at the same I descended to leave the draughts, atoms, dust layers of the globe, and all that in them without me were seeds only, latent, unborn। स्टेंजा नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेंजा नंबर 2 में जो बारिश है वो बताता है कि ये अपवार्ड टू हेवन, ये ऊपर आकाश की ओर उठता है। व्हेंस, जहाँ पर वेजली, जो कि नॉट क्लियर, स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट रूप में फॉर्म्ड करता है, बादल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जो वाष्प बन करके पृथ्वी से और इस अथाह समुद्र से ऊपर आकाश की तरफ जाता है, वो एक अस्पष्ट रूप में बादल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऑल टुगेदर चेंज्ड, परिवर्तित हो जाता है। एंड एट द सेम, फिर भी वो सेम रहता है, फिर भी वो वही रहता है। आई डिसेंडेड, नेक्स्ट आई डिसेंडेड, ये बारिश जो है वो कहती है आई डिसेंडेड, कि मैं डिसेंड करती हूँ, मैं उतरती हूँ, मैं वापस लौटती हूँ। टू लेब, लेब करने के लिए, लेब हियर रिफर्स टू वॉश, यहाँ वॉश करने के लिए मैं दोबारा से वापस आती हूँ, मैं दोबारा से लौटती हूँ इस पृथ्वी पर। द ड्रॉट्स, ड्रॉट्स हियर रिफर्स टू सूखा, जो ड्राई एटमीज हैं, जो छोटे छोटे कण हैं जो कि सूखे होते हैं, उनको मैं लेव करती हूँ, उनको मैं वॉश करती हूँ, उनको मैं भिगोती हूँ। डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, इस ग्लोब, इस पृथ्वी की जो ऊपरी हिस्सा है जो कि सूखाग्रस्त हो चुका होता है, उनको मैं फिर से आकर के गीला कर देती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम, और उस डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, उस पृथ्वी के जो धूल के परत सतह के अंदर जो चीज़ें हैं, ऑल दैट इन देम, जो उसके अंदर हैं, वो विदाउट मी, जो कि मेरे बिना, वर सीड्स ओनली, मेरे बिना केवल एक बीज रह जाती हैं। हियर, इस पर्टिकुलर स्टेंजा में बारिश ये बताना चाहती है कि मेरे बिना जो बीज जो कि पृथ्वी पे पड़े होते हैं वो अनबर्न रह जाते हैं, उनका जन्म नहीं हो पाता। लेटेंट अनबर्न, जो कि अनबर्न, जो कि बिना जीवित रहे। हिडन, लेटेंट हियर रिफर्स टू हिडन, जो कि छुपे रहते हैं। अनबर्न, बिना जन्मे हुए, मैं उनको दोबारा जीवित कर देती हूँ, उनमें लाइफ भर देती हूँ। हियर इन दिस पर्टिकुलर स्टेंजा द रेन कम्स डाउन टू वॉश द ड्रॉट एंड प्रोवाइड वाटर। इस पर्टिकुलर स्टेंजा में सिर्फ इतना बारिश बताना चाहती है कि वो पृथ्वी पर दोबारा आती है और उस सूखे ग्रस्त क्षेत्रों को दोबारा से पानी प्रोवाइड करती है, प्रदान करती है। द रेन टेल्स द पोएट दैट इट राइजेज अपवार्ड्स टुवर्ड्स द हेवन। ये जो पर्टिकुलर स्टेंजा है इसमें बारिश बताती है कि वो हमेशा ऊपर की ओर उठती है।
इन द स्काई एंड फॉर्म ऑफ वेपर, और ये एक वाष्प के रूप में ऊपर उठती है। वेयर इट चेंजेज इट्स फॉर्म, जहाँ पर ये अपने फॉर्म को चेंज कर देती है, जहाँ पर ये अपने रूप को चेंज कर देती है। साथ ही साथ वो ये भी बताती है इस पर्टिकुलर स्टेंजा में, इट आल्सो सेज दैट ऑल्दो इट्स फॉर्म गेट्स चेंज्ड इट स्टिल रिमेन्स द सेम। यद्यपि इसके फॉर्म में परिवर्तन होते हैं, इसके रूप में परिवर्तन होते हैं, फिर भी ये समान रहते हैं, फिर भी इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। द रेन कम्स डाउन, डिसेंडेड हियर रेफर्स टू कम डाउन, और ये जो बारिश है जो कि ऊपर आकाश में चली जाती है वाष्प के रूप में, वहाँ जा कर के ये संघनित होती है और फिर से ये वापस आती है इस पृथ्वी पे, टू वॉश द ड्रॉट एंड प्रोवाइड वाटर। इस ड्रॉट को, इस सूखे क्षेत्र को वॉश करने के लिए, इनको फिर से वेट गीला करने के लिए ये आती है। और इट आल्सो वॉशेस अवे द डस्ट एंड स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस। पृथ्वी के जो अर्थ सरफेस है, जो ऊपरी सतह है जिसपे कि छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं, उन कण को, उन स्मॉल पार्टिकल्स को भी ये वॉश करती है, उनको भी ये वॉश करके उनको भी गीला कर देती है। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी, और जो कुछ भी उस ऊपरी हिस्से में पृथ्वी के रहती है जो कि इसके बिना, विदाउट मी वर सीड्स एंड द सीड्स इनसाइड द अर्थ ग्रो इनटू अ प्लांट बिकॉज ऑफ वाटर। जो पृथ्वी के अंदर जो सीड्स रहते हैं वो पानी के बिना सिर्फ सीड ही रह जाते हैं, सिर्फ बीज ही रह जाते हैं, लेकिन जैसे ही वाटर उनको मिलता है ये एक प्लांट के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इट गिव्स लाइफ टू सीड्स, यानी ये जो वाटर है, ये जो रेन है, ये उन बीज को फिर से लाइफ दे देती है, फिर से जीवन दे देती है। सो दिस इज़ द स्टेंजा नंबर 2। स्टेंजा नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेंजा नंबर 3, and this is the last stanza of this poem. And forever by day and night I give back to my own origin। माफ़ करिएगा, शायद कुछ लाइन्स छूट गए आपके। latent unborn and forever by day and night, and forever by day and night I give back life to my own origin। ठीक है। एंड फॉर एवर, हियर इन दिस पर्टिकुलर स्टेंजा द रेन वांट्स टू टेल्स अस दैट बाय डे एंड नाइट इट प्रोवाइड्स लाइफ। ये इस पर्टिकुलर लाइन में ये जो रेन है ये हमसे बताना चाहता है, ये हमसे बताना चाहती है कि मैं लगातार जीवन देती रहती हूँ। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, और ये अपने ओरिजिन से, अपने ही उत्पत्ति से लगातार ये जीवन देती रहती है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, साथ ही साथ जो पृथ्वी पे जो भी चीज़ें हैं उनके अंदर ब्यूटी और प्योरिटी, ये दोनों चीज़ें वाटर के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। The rain says that by day and night it provides life, care, enrichment and water to the place from where it originated. The rain keeps enhancing the beauty and purity of the earth by preparing a life circle for itself again। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, जो वाटर है उसका लाइफ सर्कल का ऑन प्रोसेस है, अपना खुद का प्रोसेस है, वो खुद से एक चक्र के द्वारा उत्पन्न होती है और खुद के द्वारा ही डिस्ट्रॉय भी होती है। और इस प्रोसेस में वो इस पृथ्वी के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी थिंग्स आपको नज़र आते हैं, उन्हें वो इन्हेंस करती है, उनके अंदर सुंदरता को बढ़ाती है, और साथ ही साथ इस पृथ्वी को प्यूरिफाई करती है, इसको शुद्ध करती है। बाई प्रिपेयरिंग अ लाइफ सर्कल फॉर इट सेल्फ अगेन, जब ये स्वयं के लिए एक लाइफ सर्कल का निर्माण करती है। नेक्स्ट स्टेंजा की इस पोयम का लास्ट जो 2 लाइन्स है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इन 2 लाइन्स में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से एक रेन का कंपेयर
सॉन्ग के साथ किया गया। ये जो बारिश है, ये जो कि जिस वर्षा की हम बात कर रहे हैं, उसका तुलना किस प्रकार से कवि ने गीत के साथ किया है, इन दो लाइनों में आप बड़े ध्यान से देखेंगे। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग रेकन्ड आर अनरेकन्ड ड्यूली विद लव रिटर्न्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स है इस पोयम का। ये पूछा भी जा सकता है आपसे, आप इसे बहुत ध्यान से समझें। द रेन इज लाइक अ सॉन्ग, ये इसमें ये बताया गया कि जो रेन है, जो बारिश है, वो ये सॉन्ग की तरह है, एक गीत की तरह है, जो कि इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, जो अपने बर्थ प्लेस से उत्पन्न होती है। जस्ट लाइक द हर्ट ऑफ द सिंगर, ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक सिंगर के हर्ट से संगीत, कोई गीत, कोई सॉन्ग उत्पन्न होती है, उसी प्रकार से जो बारिश है वो भी स्वयं उत्पन्न होती है। आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग, और जब ये जिस तरीके से बारिश अपने उद्देश्य को पूरा करके फिर से अपने उस जगह पे वापस चली जाती है जहाँ से उत्पन्न होती है, ठीक उसी तरह से जो सॉन्ग है, जो गीत है सिंगर का, किसी भी गायक का जो गीत है, जो संगीत है, वो भी अपनी अर्थ को, अपने कार्य को पूर्ण करके फिर से उसी जगह पे चली जाती है। सो द रेन इज लाइक अ सॉन्ग दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस just like the heart of singer and travels to fulfill the earth's needs and wonders. Reckoned or unreckoned here refers to, it means whether cared for or not cared for. It doesn't affect the rain nor the poets if someone listen to the rain or not. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप ध्यान दें। रेकन्ड आर अनरेकन्ड, इस पर्टिकुलर लाइन में जो वाल्ट विटमन है ये बताते हैं कि बारिश को कोई केयर करे या ना करे, संगीत को कोई केयर करे या ना करे, वो अपने काम को पूर्ण करते हैं। वो इस चीज़ की परवाह नहीं करते कि उन्हें किसी ने ध्यान दिया या नहीं दिया। इट फाइनली कम्स बैक टू द प्लेस फ्रॉम वेयर इट ओरिजिनेटेड, ये वापस वहीं चले जाते हैं जहाँ से ये आए होते हैं, चाहे इन्हें कोई ध्यान दे या ना दे। वेयर इट इज़ रूइंड आर नॉट, इट रिटर्न्स टू द ओरिजिनल पोजीशन विद अ लॉट ऑफ लव टू इट्स बर्थ प्लेस। ये जहाँ से उत्पन्न होते हैं वहाँ इन्हें ढेर सारा प्रेम और स्नेह मिलता है, और उसी प्रेम स्नेह के साथ ये रेन एंड सॉन्ग पुनः अपने बर्थ प्लेस पर वापस चले जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पोयम है आपके लिए, और ये बहुत ही एक मार्मिक वर्णन किया गया है। और इस लास्ट लाइन को आप वंस अगेन समझने का प्रयास करें। इस लास्ट लाइन में जो कवि है वो ये बताता है कि बारिश को परवाह नहीं है कि कोई उसके कर्मों की परवाह करता है या नहीं, वह अपना काम पूरा करती है और घर वापस चली जाती है। रेकन आर अनरेकन, उसे कोई परवाह नहीं है, सिर्फ वो अपना काम करती है और फिर से वापस चली जाती है। कभी भी बारिश की तुलना एक गीत से करता है, जो कवि है वो बारिश की तुलना एक गीत से करता है, क्योंकि वे दोनों एक समान यात्रा साझा करते हैं। गीत गायक के दिल से निकलता है, लक्ष्य को पूरा करने के लिए यात्रा करता है, और गायक के लिए उचित प्यार के साथ वापस चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से बारिश जो है वो स्वयं उत्पन्न होता है और एक यात्रा करता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और फिर से पुनः अपने उस बर्थ प्लेस को वापस चला जाता है जहाँ से वो उत्पन्न होता है। लास्ट, अब हम इस पोयम के कुछ लिटरेरी डिवाइसेस की बात कर लेते हैं जो इस पोयम में यूज किए गए हैं। पर्सोनिफिकेशन, द पोएट यूज्ड अ नॉन लिविंग थिंग एज ए लिविंग थिंग इन द पोयम आई एम द पोयम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ रेन। हियर आई एम द पोयम ऑफ अर्थ, ये जो पर्टिकुलर लाइन आपने इस पोयम की सेकेंड लाइन में पढ़ा, इस पर्टिकुलर लाइन में पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ बारिश को जीवित माना गया है और तभी बारिश कहता है कि मैं इस पृथ्वी की कविता हूँ। मेटाफर,
एन इनडायरेक्ट कंपेरिजन बिटवीन द क्वालिटीज ऑफ डिफरेंट थिंग्स। मेटाफर में दो चीज़ों की क्वालिटीज में, गुणों में तुलना की जाती है, जो कि आप इस पोयम में देख सकते हैं, जहाँ पर एक रेन की तुलना पोयम से की गई है। आई एम द पोयम ऑफ अर्थ, इस पर्टिकुलर लाइन में मेटाफर भी है, जहाँ पर आप एक रेन की तुलना पोयम से कर रहे हैं। आई जो कि एक रेन है जिसको उसने पोयम के रूप में कहा है, तो यहाँ पे मेटाफर भी है। हाइपरबोल, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, ये जो वीडियो है ये थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन आप वीडियो के साथ बने रहें, क्योंकि यहाँ पे आपको इस पोयम का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, साथ ही साथ आपको क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा। हाइपरबोल, इस लाइन में कौन सी लाइन में हाइपरबोल यूज हुआ है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया। बॉटमलेस सी जो वर्ड है वहाँ पे हाइपरबोल है। जहाँ पे चीज़ों को बहुत घटा या बढ़ा दिया जाता है, वहाँ पर हाइपरबोल का इस्तेमाल होता है। इमेजरी, विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग, जहाँ पे सॉफ्ट फॉलिंग शावर, इस पर्टिकुलर लाइन में इमेजरी का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर टू वॉइसेस इन द पोयम, हु डू दे बिलोंग टू, विच लाइन्स इंडिकेट दिस। देयर आर टू वॉइसेस इन द पोयम, इस पोयम में दो वॉइसेस हैं, दो आवाज़ें हैं। हु डे दे बिलोंग टू, वो दो आवाज़ें किनसे बिलोंग करती है, और विच लाइन्स इंडिकेट दिस, और कौन सी लाइन इस पर्टिकुलर बात को इंडिकेट करती है, ये आपको बताना है। द टू वॉइसेस इन द पोयम आर द वॉइस ऑफ द रेन, इसमें जो दो वॉइसेस हैं, दो आवाज़ हैं, उसमें पहली वॉइस है, जो पहली आवाज़ है वो रेन की है, एंड सेकेंड वन इज़ वॉइस ऑफ द पोएट, और जो दूसरी आवाज़ है वो कवि की आवाज़ है। द लाइन्स विच इंडिकेट्स द वॉइस ऑफ रेन, जो वॉइस ऑफ रेन को इंडिकेट करता है वो पर्टिकुलर लाइन है, आई एम द पोयम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन। एंड द लाइन्स विच इंडिकेट्स द वॉइस ऑफ द पोएट, और जो लाइन पोएट के वॉइस को, आवाज़ को इंडिकेट करता है, वो लाइन है, एंड हु आर्ट दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, ये पर्टिकुलर लाइन पोएट की वॉइस को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डज द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल मी, स्ट्रेंज टू टेल जो वर्ड है, इस पर्टिकुलर फ्रेज का क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल मीन्स दैट इट वॉज स्ट्रेंज फॉर द सॉफ्ट फॉलिंग रेन टू रिप्लाई टू द पोएट्स क्वेश्चन। ये बड़ी ही विचित्र बात है कि सॉफ्ट फॉलिंग रेन पोएट के क्वेश्चन का जवाब दे रही है। एक बड़े ही नरम गिरने वाली जो बारिश है वो कवि के प्रश्न का जवाब देती है। दिस इज द स्ट्रेंज, यही बात अद्भुत है। व्हेन द पोएट आस्क द रेन, जब पोएट रेन से पूछता है हु आर दाउ, तुम कौन हो, तो जवाब देती है आई एम द पोयम ऑफ अर्थ, मैं पृथ्वी की कविता हूँ। दिस इज द स्ट्रेंज टू टेल, और यही स्ट्रेंज है बताने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज अ पैरेलल ड्रॉन बिटवीन रेन एंड म्यूजिक, which words indicate this, explain the similarity between the two। इस पर्टिकुलर पोयम में बारिश और संगीत के बीच समानांतर चीज़ें बताई गई हैं, और आपको ये बताना है कि ये जो दो चीज़ें हैं ये क्या हैं। द लाइन्स फ्रॉम द सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर fulfillment wandering reckoned or unreckoned duly with returns draw a parallel between rain and music। ये जो लास्ट 2 लाइन्स अभी आपने देखा इस पोयम की, इन्हीं दो लाइन्स में ये बताया गया कि जो म्यूजिक है और जो रेन है, इन दोनों के बीच समानांतर हैं, इन दोनों के बीच समानता है। हियर द पोएट कंपेयर्स द लाइफ सर्कल ऑफ द रेन, यहाँ जो कवि है वो रेन के, बारिश के जीवन चक्र की तुलना करता है, और साथ ही साथ उस गीत के जीवन चक्र की तुलना करता है। एज द सॉन्ग ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सिंगर, जैसा कि गीत
सिंगर के गायक के हर्ट से उत्पन्न होता है। वांडर्स टू द वर्ल्ड और इस दुनिया का भ्रमण करता है। वेदर लाइक्ड आर नॉट चाहे उसके पसंद की जाए या न की जाए। कम्स बैक टू इट्स बर्थ प्लेस वो अपने बर्थ प्लेस पे वापस चली जाती है। इन द एंड विद लॉट्स ऑफ लव अंत में बहुत सारे प्रेम स्नेह के साथ। ठीक उसी तरह से द रेन दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अर्थ जो बारिश है जो कि पृथ्वी से उत्पन्न होती है, ये अपनी फुलफिल्स इट्स ड्यूटी वो अपने कर्तव्य का निर्वाह करती है। टू ब्यूटिफाई एंड प्यूरिफाई द अर्थ यह पृथ्वी को सुंदर करती है, उसे शुद्ध करती है। एंड वांडर्स और फिर से भ्रमण करती है। एंड कम्स बैक विद लव फॉर इट्स क्रिएटर और फिर से उसी पृथ्वी में जाकर के वापस चली आती है। सो दिस इज़ द मेन सिमिलरिटी बिटवीन म्यूजिक एंड द रेन। यही मेन समानता थी रेन में, उस बारिश में और इस संगीत में। हाउ इज द साइक्लिक मोमेंट ऑफ रेन ब्रॉट आउट इन द पोयम? कंपेयर इट विद व्हाट यू हैव लर्नड इन साइंस। जो साइक्लिक मोमेंट है, जो एक साइक्लिक का मतलब होता है एक चक्रिक, जो चक्र के रूप में चलता रहता है, ऐसी जो मोमेंट है जो कि इस पोयम में खींची गई है, उसकी तुलना आप अपने साइंस की भाषा में आपको करना है। इन द पोयम द वाटर राइजेज फ्रॉम द लैंड। इस कविता में जो वाटर है वो लैंड से उत्पन्न होती है। एंड द बॉटमलेस सी पृथ्वी अथाह समुद्र से उत्पन्न होती है। इन द फॉर्म ऑफ वेपर वाष्प के रूप में। इट देन चेंजेड इट्स फॉर्म फिर अपने फॉर्म को चेंज करती है। ट्रांसफॉर्म्स इटसेल्फ इनटू क्लाउड्स जब ये वाष्प के रूप में जाती है तो फिर ये क्लाउड्स में चेंज हो जाती है। इट कम्स डाउन टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन और फिर ये बारिश के रूप में पृथ्वी पर वापस आती है। टू वाश ड्रॉट जहाँ पर आकर के ये सूखों को वाश करती है। प्रोवाइड वाटर साथ ही साथ वाटर प्रोवाइड करती है, प्रदान करती है। गिव लाइफ टू अनबर्न उन अनबर्न जो अजन्म लिए हुए बीज हैं उनको जीवन देती है। एंड लैटेंट सीड्स इनसाइड द अर्थ जो पृथ्वी के अंदर लैटेंट सीड्स होते हैं, छिपे हुए जो बीज होते हैं, उनको भी वाटर देती है, जीवन देती है। द रेन प्यूरिफाइज एंड ब्यूटिफाइज द अर्थ ये जो रेन है, ये जो बारिश है, ये पृथ्वी को प्यूरिफाई करती है, साथ ही साथ उसे सुंदर करती है। इन साइंस अब विज्ञान की हम बात करते हैं। इन साइंस द वाटर इज इवेपोरेटेड इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। जो वाटर है उसे वाटर वेपर के रूप में, उसे जलवाष्प के रूप में एवोरेट किया जाता है और कंडेंस इन द स्काई टू फॉर्म क्लाउड्स और फिर इसे संघनित करके बादल के रूप में चेंज किया जाता है। एंड देन रेन्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ वाटर इनटू रिवर्स और फिर वही रेन्स वाटर के रूप में नदियों में गिरती है। स्ट्रीम्स ग्राउंड ओशियन एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। इन द पोयम द रेन डिस्क्राइब्स इट्स एटर्नल जर्नी इटसेल्फ। इस कविता में जो रेन है, जो बारिश है, वो अपने नेवर एंडिंग जर्नी को स्वयं ही डिस्क्राइब करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। वाई आर द लास्ट 2 लाइन्स पुट विद इन ब्रैकेट्स। जो लास्ट 2 लाइन्स है, आप अपनी बुक को ओपन करें और ध्यान दें, ये 2 लाइन्स को ब्रैकेट के अंदर रखी गई है। ऐसा क्यों? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द लास्ट 2 लाइन्स आर पुट विद इन द ब्रैकेट्स। लास्ट के 2 लाइन को ब्रैकेट में रखे गए हैं बिकॉज दे आर द ऑब्जर्वेशंस मेड बाय द पोएट। क्योंकि ये 2 लाइनें ऑब्जर्वेशन है, निरीक्षण है जो कि कवि के द्वारा की गई हैं। एंड हिज थॉट्स और उसके खुद के थॉट्स हैं, खुद के विचार हैं। ही मेड अ सिमिलरिटी बिटवीन द रेन एंड द म्यूजिक। वो एक समानता स्थापित करता है रेन और म्यूजिक के मध्य। लिस्ट द पेयर ऑफ अपोजिट फाउंड इन द पोयम। इस पोयम में कुछ अपोजिट वर्ड्स आपको प्राप्त हुए, उनकी भी लिस्ट आपको मैं दे रहा हूँ। डे, नाइट, रेकंड, अनरेकंड, राइज, डिसेंड, ये तीनों वर्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं। नोटिस द फॉलोइंग सेंटेंस पैटर्न। अब मैं लास्ट सेगमेंट में पहुंच चुका हूं, जहां मैं बात करूंगा कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस की और उन लाइंस को हम प्रोज की भाषा में कैसे लिख सकते हैं, इसका मैं जिक्र करूंगा। एंड हु आर दाउ सेड आई
द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। इस लाइन को आप प्रोज लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं? तो आंसर है आई आस्क द सॉफ्ट फॉलिंग शावर अबाउट इट्स आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आई एम द पोयम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ रेन। इस लाइन की बात करें पर्टिकुलर, आंसर द वॉइस ऑफ रेन प्रेजेंटेड हरसेल्फ एज द पोयम ऑफ अर्थ। इस पर्टिकुलर लाइन में जो बारिश की आवाज़ है वो अपने आप को पृथ्वी के कविता के रूप में प्रेजेंट करती है। नंबर 3 एटर्नल आई राइज का मतलब क्या है? द रेन टोल्ड द पोएट दैट सी राइजेज अपवर्ड इन अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब ये था, जो रेन है वो कवि को बताती है कि सी राइजेज अपवर्ड, वो ऊपर की तरफ उत्पन्न होती है, बढ़ती है, इन अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, कभी न खत्म होने वाले प्रोसेस के रूप में। यही एटर्नल आई राइज का तात्पर्य था इस पर्टिकुलर पोयम में। क्वेश्चन नंबर 4 फॉर सॉन्ग ड्यूली विद लव रिटर्न्स का क्या मतलब है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर नोट करें। फॉर सॉन्ग ड्यूली विद लव रिटर्न द पोएट सेज दैट रेन एंड म्यूजिक आर सिमिलर टू द सॉन्ग ओरिजिनेट्स फ्रॉम द heart of the singer. It travels across and fulfills its purpose. It comes back with all the love for the singer. The poet says that rain and music. ये कवि कहता है, इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब है, कवि ये आपसे बताता है कि जो रेन और म्यूजिक हैं ये दोनों सिमिलर हैं, दोनों एक जैसे हैं। जहाँ तक सॉन्ग की बात है ये सिंगर के हार्ट से उत्पन्न होता है और ये अपने पर्पज को पूरा करने के लिए ट्रेवल्स करता है और फिर से कम्स बैक, फिर से वापस चला आता है विद द ऑल लव फॉर द सिंगर, अपने सिंगर के लिए पूरे प्रेम के साथ। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों का दिल से हार्दिक स्वागत है, धन्यवाद है कि आपने हमारे वीडियो को लास्ट तक देखा। थैंक यू।